अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसन एक बार फिर से आपके बीच आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। दोस्तों अभी हम लोग मौजूद है गुंजरिया में शमी खान भाई के घर पे। क्यों हम लोग यहाँ पे मौजूद है, कुछ सवाल हैं जिनसे हम सर से करेंगे, उसकी जानकारी हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी बेहतर हैं। जी बिल्कुल सर। सर अभी आगामी 2024 में लोकसभा का इलेक्शन है। आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्टी किस माइंडसेट के साथ इस इलेक्शन को देख रही है? देखिए, मैं सीपीआईएम पार्टी का एक कैडर हूँ और हमारी पार्टी ने इस इलेक्शन के लिए लिखित और घोषित दोनों तरफ से हमारे पार्टी के जितने भी कैडर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबको ये पैगाम दिया गया है कि आपका जाकर के ये तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ जितनी भी ताकतें हैं बंगाल में, और बंगाल के बाहर तो तृणमूल है ही नहीं, बीजेपी है। बंगाल में तृणमूल बीजेपी के खिलाफ और बंगाल के बाहर बीजेपी के खिलाफ जितनी भी ताकतें हैं, हम लोग एकजुट होकर के इस बार लड़ेंगे। और उसी बात पर अमल करते हुए पार्टी का गाइडलाइन जो है, पार्टी का जो ऑर्डर है, उसी पर अमल करते हुए उत्तर दिनाजपुर में भी हम लोग टीएमसी और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर के जो अलायंस का कैंडिडेट है उनके लिए हम लोग मैदान में उतरेंगे। सर किस कैंडिडेट को आप लोग सपोर्ट करेंगे? कैंडिडेट का नाम जाहिर सी बात है कि अलायंस का कैंडिडेट है अली इमरान रम्ज और विक्टर साहब, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जिनको सिंबल उनका कांग्रेस है, पार्टी उनकी कांग्रेस है, लेकिन अलायंस की कैंडिडेट है हमारी पार्टी ने, और लेफ्ट फ्रंट के और भी पार्टीज ने, सभी ने उनको समर्थन दिया है। तो हम विक्टर साहब के लिए जितना तक हो, जहां तक हो, मेहनत करके उनको पार्लियामेंट भेजने की कोशिश करेंगे। हमारी पार्टी का यही ऑर्डर है, और हम लोग क्योंकि एक डिसिप्लिन पार्टी के डिसिप्लिन कैडर हैं, तो हम अपनी पार्टी के जो गाइडलाइन है, जो ऑर्डर है, उसके बाहर हम लोग नहीं जाएंगे। सर क्या लगता है आपको, जनता स्वीकारेगी विक्टर बाबू को? देखिए, ऐसा है कि जनता जो है ना, बीजेपी और तृणमूल दोनों से ही फेडअप है। जनता बीजेपी के अच्छे दिन के ढकोसले को भी देख चुकी है। जनता ममता बनर्जी और टीएमसी के उन्नयन का, जो वो लोग बांग्ला में कहते हैं उन्नयन होइचे, ये दोनों का जो दोगलापंदी है, जनता ये देख चुकी है। और तृणमूल और बीजेपी अभी वो जो एक उन लोगों का एक क्या बोलेंगे, एक जो कार्ड है, ट्रम्प कार्ड, कम्युनल कार्ड, बाइनरी पॉलिटिक्स का कार्ड, हिंदू मुसलमान का कार्ड वो हमेशा खेलते हैं, और इस इलेक्शन में भी वो लोग खेलना चालू कर दिए हैं। तो बात है कि जनता को लोग, टीएमसी और बीजेपी के लोग जनता को मूर्ख समझते हैं, लेकिन ये जो पब्लिक है सब जानती है, और पब्लिक ही राजा बनाता है, पब्लिक ही फिर राजा को चेयर से उतार करके जमीन पे बिठा देता है। तो टीएमसी का कैंडिडेट कौन? कृष्ण कल्याणी, आरएसएस का आदमी। बीजेपी का कैंडिडेट कौन? नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कौन है, जो भी है वो तो खानदानी आरएसएस का आदमी। तो अवाम, रायगंज की अवाम आरएसएस के लोगों को क्यों वोट देंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो? आरएसएस तो सिर्फ मुसलमान विरोधी नहीं है, आरएसएस एक देश विरोधी संगठन है, जो कि देश के मुसलमान, हिंदू, दलित सबको मारने काटने का काम करता है। तो आरएसएस का दो कैंडिडेट, एक कृष्ण कल्याणी, एक क्या बीजेपी का जो है, दोनों आरएसएस के कैंडिडेट। तो दोनों आरएसएस के कैंडिडेट के खिलाफ यहाँ के लोग मैंडेट देंगे। हम ये उम्मीद करते हैं, हमें ये यकीन है, और ये मैंडेट जोट के कैंडिडेट के पक्ष में जाएगा। और यहाँ बीजेपी और तृणमूल दोनों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा, और कैंडिडेट जो है, जोट के कैंडिडेट विक्टर साहब, वो जीत करके यहाँ के लोगों की बात ऐवान में उठाएंगे। हमें ये उम्मीद है और ये यकीन है। ठीक है सर, आप जिस पार्टी को अभी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कैंडिडेट हैं, लोगों के, अगर वो आपकी पार्टी की जीत होती है तो आप किस तरह से समाज में आप लोग विकास करने का काम करेंगे? जी सवाल। अगर आपकी पार्टी की जीत होती है, आपने जिस पार्टी को समर्थन किया, जिस कैंडिडेट को आपने समर्थन किया, अगर उनकी जीत होती है तो किन मौजूदों पे आप लोग बात करेंगे जीतने के बाद? एक बात मैं आप लोगों को रिमाइंडर के तौर पे कहना चाहूंगा कि जब पूरे बंगाल में वामपंथी लोग हर जगह हार गए थे, सिर्फ 2 सीट जीता था, मुर्शिदाबाद में, और यहाँ मोहम्मद सलीम साहब जीते थे। तब भी मोहम्मद सलीम पूरे बंगाल के जो 42 एमपी हैं, डेवलपमेंट का काम करने में 1 नंबर पे उठ के आए थे। ये कोई सीपीएम पार्टी के घर का रिपोर्ट नहीं है, बल्कि नेशनल रिपोर्ट है और सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्ट है। तो इससे पता ये चलता है कि वामपंथी लोग जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जब किसी ओहदे पे पहुंचते हैं, तो उस ओहदे का इस्तेमाल करके पब्लिक की भलाई करते हैं। और अगर वो ओहदे में नहीं रहते, पब्लिक उनको किसी पोस्ट पे एमपी एमएलए नहीं बनाते, तो वो क्या करते हैं, रास्ते में उतर करके लोगों के आवाज उठाते हैं। मोहम्मद सलीम साहब ने तो हमारी पार्टी के जो
सेक्रेटरी हैं, वेस्ट बंगाल सेक्रेटरी, उन्होंने तो कह दिया है कि अगर हम पार्लियामेंट पहुंचे तो पार्लियामेंट में पहुंच करके आवाम की बात उठाएंगे, और अगर पार्लियामेंट में ना भी पहुंचे तो हम रास्ते में लड़ करके, रास्ते में डटे रह करके आवाम की बात उठाएंगे। तो पार्लियामेंट में रहे तब भी आवाम के साथ, पार्लियामेंट में ना रहे तब भी आवाम के साथ। तो आप जो सवाल पूछे कि अगर हम आपको बता रहे हैं कि 2 कैंडिडेट सिर्फ जीता था, 2 एमपी हमारा हुआ था, वो 2 एमपी में से एक एमपी मोहम्मद सलीम साहब पूरे बंगाल में डेवलपमेंट एमपी लैड, जो एमपी का काम होता है उस फंड को कहते हैं एमपी लैड, उस काम करने के मामले में 1 नंबर पे आए थे। ये आप कहीं भी ये खोज सकते हैं, डेटाबेस आपको मिल जाएगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो वामपंथी लोग होते हैं वो कैंडिडेट आपका वो काम करने में उनको कोताही नहीं बरतते, वो आवाम का काम करते हैं। यहाँ कैंडिडेट भले ही वामपंथी ना हो, लेकिन समर्थन तो हम लोग दिए हैं। तो बात यह है कि आप लोगों को पता होगा यूपीए 1 गवर्नमेंट, यूपीए 2 गवर्नमेंट हम लोग नहीं थे, हम लोग बाहर से समर्थन दिए थे, लेकिन हम लोगों ने मनमोहन सिंह सरकार से काम करवा लिया था। अब मनरेगा किसके प्रेशर पे चालू हुआ था? हमारे 100 दिन का काम, 100 दिन का काम, राइट टू फूड का जो बिल वो हमने लाया था। ये बहुत लोग जानते नहीं है, हमारे उस वक्त एमपी हुआ करते थे, 61 एमपी हुआ करते थे, तो हम लोग ये काम उनसे करवा लिए थे। आज अगर यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्टर भले ही हो, विक्टर साहब, लेकिन जब वो हमारी वोट से जीतेंगे, हमारी मदद से जीतेंगे वामपंथियों में, तो हम विक्टर साहब से जो आवाम का काम जो वो खुद भी करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं वो करेंगे। और जहां हमको नजर आएगा कि हमको कुछ काम करा लेना है, तो हम जैसे यूपीए से काम करा लिए, हम वैसे विक्टर साहब को एमपी बना करके एज ए पाए महाज के कैडर होकर के हम वो काम उनसे करा लेंगे कि आपको ये आवाम के लिए करना पड़ेगा, और हमें यकीन है वो करेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर कोई आखिरी पैगाम, कोई आखिरी मैसेज देना चाहिए? मैं आखिरी मैसेज खास करके मैं ये कहूंगा सबके लिए, और खास करके युवाओं के लिए। इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ युवा वोटर बहुत ज्यादा है, 18 से 40 के लोग बहुत ज्यादा मौजूद है। मैं ये कहूंगा कि पोलराइजेशन और बाइनरी पॉलिटिक्स में नहीं आना, हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान जो ये ममता और मोदी कर रहे हैं, इससे किसी का भला नहीं होगा। हमको एकजुट होकर के अपना इलाका, अपना कस्बा, अपना मोहल्ला, अपना कंस्टिट्यूशन में डेवलपमेंट के लिए, एकता के लिए, भाईचारगी को बचाने के लिए हमको वोट देना पड़ेगा। और अगर डेवलपमेंट करना है, भाईचारगी को बचाना है, तो नो बीजेपी, नो टीएमसी, ओनली लाल झंडा और लाल झंडा समर्थित जो कैंडिडेट है आप उनको वोट दीजिए। आप पूरे बंगाल में जहां सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं, आप सीपीआईएम के कैंडिडेट, वामपंथी कैंडिडेट को वोट दीजिए। और जहां वामपंथी के समर्थन से जो कांग्रेस का या और दीगर पार्टी का कैंडिडेट है, गैर टीएमसी और गैर बीजेपी, उनको वोट दे करके देश के संविधान और सेक्युलरिज्म को मजबूत करें। यही मेरा पैगाम है। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सर के बारे में दोबारा बताना चाहूंगा, हमारे साथ मोहम्मद शामी खान भाई मौजूद थे, जिनको आप लोगों ने अक्सर सोशल मीडिया में देखा होगा, हर बार गलत के खिलाफ वो आवाज उठाते रहते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म कर रहा हूँ। मैं मोहम्मद मुबारक हसन, कैमरे के पीछे तलत भाई।